दोस्तों, कस्टम अफसर कई दिनों से एक लग्जरी कार स्मगलिंग गैंग की तहकीकात में जुटे थे। उनका अगला निशाना था मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड के 3 बड़े एक्टर्स। 22 सितंबर 2025 अफसर आखिरी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। ऑपरेशन नमखोर शुरू, चलो बॉयज, पकड़ा जाए इन चोरों को। यस सर। सितंबर 23, 2025 सुबह सुबह कस्टम अफसर की 3 टीमें 3 आलीशान बंगलों के आगे रुकती हैं। बंगले के स्टील के गेट पर पहुंचते वे दिखाते हैं ऑफिशियल सर्च वारंट और फौरन काम शुरू हो जाता है। कार पार्किंग, गैराज, हर कोने में तलाशी चालू हो जाती है। फाइलें पटक पटक कर देखी जाती है कि कहीं कोई गुप्त कागजात तो नहीं। कंप्यूटर, मोबाइल सब स्कैन पर, डिजिटल सबूत भी खोजे जाते हैं। और फिर एक बंगले से उन्हें मिलती है चमचमाती लैंड रोवर डिफेंडर और रॉयल निसान पेट्रोल, जिसको वो तुरंत कस्टडी में ले लेते हैं। फिर एक दूसरे बंगले की ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से 7 गाड़ियां जब्त करते हैं, जिनमें से एक 20 साल पुरानी लैंड क्रूजर भी थी। लेकिन फिर तीसरे बंगले से कोई संदिग्ध गाड़ी नहीं मिलती है। 3 दिन बाद सितंबर 26 को एक और निसान पेट्रोल जब्त होती है पहले वाले बंगले से, और इस तरह कुल 3 अवैध लग्जरी कारें मिलती हैं। दोस्तों, ये था ऑपरेशन नमखोर, जिसने दावा किया कि ये गाड़ियां हिमालय पर बसे देश भूटान से स्मगल करके आई हैं, जो कि फिर पहुंचती थी दक्षिण इंडिया के अमीर एक्टरों के भव्य गिराजों तक, वो भी बेहद ही सस्ती कीमतों पर। दोस्तों, ये एक्टर थे दुलकर सलमान, जिनकी लैंड रोवर और निसान पेट्रोल गाड़ियों को जब्त किया गया था, अमित चकलाकल, जिनकी 7 गाड़ियां जब्त की गई थी, और पृथ्वीराज सुकुमारन, जिनकी कोई गाड़ी नहीं मिली, पर जांच जारी है। ये साम्राज्य दोस्तों काफी फैला हुआ था। बता दें, कस्टम अफसरों ने केरल में करीब 30 जगहों पर छापे मारे और एक ही दिन में 36 लग्जरी गाड़ियां जब्त कर ली। और इस सब की असल कहानी शुरू होती है 2 साल पहले कोयम्बटूर में, जब कस्टम्स ने कंटेनर पकड़ा जिसमें अवैध लग्जरी कारों के पार्ट्स भरे थे। और तभी से डीआर, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी, दूरबीन से नजर रख रही थी, और उन्हें पता चला कि करीब 200 हाई एंड गाड़ियां भूटान से केरल आई थी। दोस्तों, इसी वजह से तो 23 सितंबर के छापे पड़े थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि बाद में ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी मनी लॉन्ड्रिंग का शक हुआ और उनकी जांच भी शुरू हो गई। और इन्हीं छापों के दौरान ईडी ने दुलकर का 13 घंटे का लंबा बयान भी रिकॉर्ड किया। साथ ही इसी जांच में कोयम्बटूर, तमिलनाडु से 2 अहम लोग साथिक बादशाह और इमरान खान को पकड़ा गया, जिनसे ईडी ने पूछताछ की। और उसी पूछताछ ने वो सबूत और मजबूत कर दिए जो कस्टम के पास पहले से थे, कि ये दोनों ही लग्जरी कार स्मगलिंग रैकेट के किंग पिन हैं। दोस्तों, 7 साल पहले 2018 में ये दोनों कोयम्बटूर में एक ऑटोमोबाइल कंपनी शाइन मोटर शुरू कर चुके थे, और वहीं से वे अपना कारोबार चला रहे थे, वो भी बिना किसी वैध इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC के। फिर 2023-24 तक आते आते जब उन्होंने भूटान से लगभग 16 हाई एंड वाहन खरीद लिए, तो वे खूब पैसा छापने लगे। बता दें, उन्होंने ये सब स्मगलिंग नेटवर्क्स में जाकर किया था, जहां उनका संपर्क एक शख्स शाह किनले से हुआ, जो कभी रॉयल भूटान आर्मी में जवान था, मगर फिर लालच ने उसे भी स्मगलर बना दिया, और वो शाइन मोटर्स के लिए भूटान से लग्जरी कारों का मुख्य सहायक बन गया। ये किनले अक्सर भूटान आर्मी की नीलामी में जाता था, और वहाँ से सर्विस छोटी या सरप्लस गाड़ियाँ 1 से 3 लाख रुपए में खरीद, फिर वो इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 तरीके अपनाता था। सबसे पहला, वो पूरी गाड़ियां बड़े कंटेनरों के अंदर छिपाकर भेजता था, या फिर दूसरी तरकीब ये थी कि वो गाड़ियों को टुकड़ों में तोड़ दिया करता था। फिर उन पार्ट्स को कार पार्ट्स वाले ट्रकों में छिपाकर भेज दिया जाता, ताकि पकड़े जाने का शक कम रहे। दोस्तों, इसके बाद तीसरा तरीका बड़ा मजेदार था। वो अपने लोगों को पर्यटक बनाकर कार लेकर भारत भेजता था, और फिर वो पश्चिम बंगाल की जयगांव नाम की जगह पर, जो कि भारत भूटान की सीमा पर है, वो वहाँ चले जाते थे, जो कि कानूनी तौर पर बहुत ही मान्य है। लेकिन दोस्तों, बता दें, वो सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए, जैसे घूमने या बिजनेस के लिए वहाँ जाते थे, और उन्हें जल्दी ही वापस भी आना होता था। लेकिन ये कमीने लोग इन लग्जरी कारों को जयगांव में ही छोड़कर भूटान वापस भाग जाते थे। फिर इसके बाद एक मिडिलमैन आता था, जो कोई नागालैंड का रहने वाला होता था, जो इन कारों को अपने कब्जे में ले लेता था, और फिर क्या, इन्हें कोलकाता, भुवनेश्वर, चेन्नई से होते हुए केरल तक पहुंचाता था। फिर एक मलयालम एजेंट केरल में इन गाड़ियों की बिक्री में मदद करता था। कथित तौर पर इन गाड़ियों को इन्हीं प्रसिद्ध अभिनेताओं को बेची गई थी। सब चीजें असली दिखाने के लिए उन्होंने कस्टमर को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस RTO के नकली कागजात भी बनाकर दिखाए। जो इतना ही नहीं, उन्होंने फील्ड 9 ऑर्डिनेंस डिपोट के नकली सील वाले सर्टिफिकेट तक बना डाले, जिससे हुआ ये कि इस रैकेट में कंदरौली, कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में स्थित इस यूनिट का भी नाम घसीटा गया। वो यूनिट जो मिलिट्री की सामग्री संभालती है। अभी तो और सुनिए, उन्होंने US एम्बेसी
और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के नाम पर भी नकली दस्तावेज बनाए ताकि गाड़ियां वीवीआईपी दिखें। दोस्तों खबर तो यहाँ तक है कि उन्होंने सरकार के परिवहन पोर्टल को भी हैक करके नकली एंट्रीज की, जो कि सरकारी डेटाबेस का बड़ा उल्लंघन है। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी बदल दी गई थी, 2014 से पीछे करके 2005 कर दी ताकि पकड़ में ना आए। जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर हो जाता है, पैसे हवाला चैनलों के जरिए भेजे गए और लेन देन भी भारतीय व विदेशी दोनों करेंसी में की गई। फिर इनमें से करीब 200 लग्जरी कारें केरल तक पहुंची। ये तो फिर बाद में कस्टम अफसरों ने कहा कि पूरे नेटवर्क ने देश भर में 1000 से ज्यादा गाड़ियां स्मगल की हैं और ये सब हुआ बिना 160% इम्पोर्ट ड्यूटी दिए, जो भारत में सेकंड हैंड गाड़ी लाने के लिए दी जाती है। एक इम्पोर्टेड सेकंड हैंड लैंड रोवर डिफेंडर जिसकी कीमत करीब 60 से 80 लाख रुपए होती है, वही गाड़ी भूटान की नीलामी में मात्र 3 लाख में खरीदी गई। फिर वही गाड़ियां अमीर भारतीयों को 30 लाख में बेच दी गई, मतलब करीब 30 लाख रुपए की बचत। और इस स्मगलिंग गैंग ने प्रति गाड़ी करीब 27 लाख का फायदा कमा लिया। अब यहाँ दुलकर सलमान ने गाड़ियों की जब्ती को लेकर केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनके वकील ने कहा, सर मेरे क्लाइंट ने ये गाड़ियाँ गुड फेथ में खरीदी हैं। उन्होंने आरपे प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बैंक ट्रांसफर से पेमेंट किया था, जिसके बदले उन्हें कस्टम क्लियरेंस पेपर, इनवॉइस और डिलीवरी नोट्स मिले थे, जो कि उन्हें असली लगे थे, जिस पर कोर्ट ने कस्टम अधिकारियों को झिड़क दिया। इन जब्तियों को सही ठहराने के लिए ठोस सबूतों की कमी है। और वहीं दुलकर से कहा, वैसे आप कस्टम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से प्रोविजनल रिलीज की मांग कर सकते हैं। इस तरफ एक्टर अमित ने भी अपना पक्ष रखा। सिर्फ 20 साल पुरानी लैंड क्रूजर मेरी है, बाकी तो मरम्मत के लिए आई थी। मैंने नवंबर 2023 में इस गाड़ी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स कस्टम्स को दे दिए हैं। दोस्तों यहाँ दिलचस्प बात ये रही कि जबकि इन 3 सितारों के नाम हर जगह उछाले गए, बाकी 33 जब्त की गई गाड़ियों के असली मालिकों के नाम आज तक ना तो कस्टम ने बताया और ना ही ईडी ने। दोस्तों क्या लगता है, क्या ये एक्टर्स बस मासूम खरीदार थे जिन्हें शाइन मोटर्स की जोड़ी ने एकदम नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर बेवकूफ बना दिया? वैसे फिलहाल इन दोनों से अब तक सिर्फ पूछताछ चल रही है, हिरासत में नहीं लिया गया है।